हेलो साथियों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे ब्लॉकबस्टर चैनल देहाती आईएएस पर स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं मस्त है, चुस्त है, दुरुस्त है, बिंदास हैं। लोगों की बातों को अवॉइड करते हुए तथा अपनी ज़िंदगी से फाइट करते हुए तथा अपने फ्यूचर को ब्राइट करते हुए संघर्षरत हैं। ऐसी आशा हम अपने प्यारे विद्यार्थियों से करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का हम सेशन स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, इस समय जो मैं चीज़ें पढ़ा रहा हूँ दोस्तों, बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं, मुझे भी पता है दोस्तों। लेकिन एक बात मानिए आप, जितने भी दोस्तों यहाँ से जब आप प्री में जाएंगे या मेंस में जाएंगे दोस्तों, प्री में कभी कभी ऐसे ऐसे फैक्ट दे देगा जैसे कि आपसे पूछ देता है कि यूनिटरी के बारे में क्या क्या विशेषताएं हो सकती हैं। उसमें आपको 2-3 ऑप्शन दे देगा और हो सकता है कि एक ऑप्शन आपका यहाँ पर आपके जो है यूनिटरी ना होकर आपका फेडरल का यानी संघात्मक का दे देगा। तो वहाँ पर आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सा एकात्मक सरकार की है और कौन सी संघात्मक सरकार की है। ठीक है, जब ये चीज़ें आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर रहेंगी तो आप निधड़क आंसर दे पाएंगे दोस्तों। यहाँ तो सर प्री में इसका ये रोल हो गया, ठीक है। लेकिन अगर हम मेंस की बात करें दोस्तों, तो वहाँ पर एक अच्छा इससे बेहतर रोल, प्री में जितना मैं चीज़ें अभी क्लास में लिया हूँ, इससे प्री से ज़्यादा रोल इन सब का मेंस में होगा दोस्तों। क्योंकि मेंस में आपसे यहाँ रट्टाफिकेशन नहीं पूछेगा, जैसा कि आप अब तक रट के आए होंगे। पूछ लेगा भैया कि फलाना आर्टिकल बताओ, ढिमाका आर्टिकल बताओ, ठीक है। तो ये सब चीज़ें बेटा नहीं आने वाली हैं। जब भी आपसे यूपीएससी में मेंस के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बिल्कुल आपको विश्लेषण करना होगा, डीप में चीज़ें समझनी होंगी, तब आप जाके एक सही आंसर बना पाएंगे। तो ये चीज़ें आप हल्के में ना लें, ठीक है। मुझे पता है कितने बच्चे इस समय वीडियो को अवॉइड कर रहे हैं कि चलो बहुत ज़्यादा अपने आप को स्मार्ट बना रहे हैं, स्मार्ट समझ रहे हैं कि चलो 8 वीडियोस पढ़ लेंगे, 10वें से पढ़ लेंगे, जो मेन में है पढ़ लेंगे वही, ठीक है। तो बेटा ज़्यादा स्मार्ट बनोगे ना, स्मार्ट बनना अच्छी बात है, लेकिन जब वही ओवर स्मार्ट में बदल जाता है स्मार्ट बच्चा ना, तो मुंह के बल गिरता है, ठीक है। तो खुद को ज़्यादा ओवर स्मार्ट ना समझो, ठीक है। मैं खुद ही इतना ज़्यादा शॉर्ट करता हूँ, इसलिए मैं सारी चीज़ें पहले लिख के देता हूँ बोर्ड पे, ताकि लिखने में आपका टाइम ना जाए दोस्तों, और वीडियो लंबी ना हो और आपको सिलेबस छोटा सा लगे और आप खुशी खुशी पढ़ पाएँ। मैं खुद ही कोशिश करता हूँ। लेकिन बच्चे क्या है, खुद को ओवर स्मार्ट बना रहे हैं, तो भैया ओवर स्मार्ट मत बनो यार, ठीक है। सिर्फ स्मार्ट ही बनो, उतना सिलेक्शन के लिए काफ़ी रहेगा। तो सिर्फ हार्ड वर्क करो और स्मार्ट वर्क करो। हार्ड वर्क और ओवर स्मार्ट वर्क आपको सिलेक्शन नहीं दिलाएगा, तो ठीक है। साथियों, एक इस समय ज़्यादा प्रश्न आ रहा है बच्चों का कि हमारा सिलेक्शन हो पाएगा कि नहीं, उनके पास कॉन्फिडेंस की कमी है। तो दोस्तों, मेरा पहला वीडियो जो मैंने बनाया है अपने इस चैनल पे, मेरा पहला वीडियो, वो आपको एक कॉन्फिडेंस से भरेगा दोस्तों। क्या निगेटिविटी हैं, कैसे कैसे लोग आपको बहकालाते फुसलाते हैं, इसका जो हवा उड़ा है दोस्तों यूपीएससी का, ठीक है। तो इन सब चीज़ों से आपको एक क्लियरिटी मिलेगी। आप मेरा पहला वीडियो देखिएगा, ठीक है। तो दोस्तों, जैसे अगर मैं एक क्वेश्चन कर दूँ दोस्तों, क्या आप अगर एक सभी बच्चों का क्वेश्चन रहता है कि यूपीएससी कितना टफ है, उस वीडियो में मैंने भी ये एक्सप्लेन किया है, थोड़ा सा मैं इस पर और हाईलाइट कर देता हूँ। अगर कोई बच्चा मुझसे पूछे कि यूपीएससी कितना टफ है, या मान लो कोई भी दुनिया का कोई सा काम ले लो साथियों, अगर कोई पूछे कि भैया ये यूपीएससी कितना टफ है या कोई सा भी काम कितना टफ है, तो मैं एक ही बात बोलूँगा दोस्तों, काम सरल या कठिन नहीं होता यार। ये मैं 10 बार बोल चुका हूँ, दिमाग से निकाल दो। कोई भी काम सरल नहीं होता, कोई भी काम कठिन भी नहीं होता। तो सोचेंगे आप फिर होता क्या है, ठीक है। होता क्या है आखिर मुझे बताओ दोस्तों। अगर कोई भी काम है, मान लो जैसे कि इसरो ने सैटेलाइट छोड़ रखी है, ठीक है, सैटेलाइट स्पेस वाले काम है, ये तो काफ़ी टफ काम होते हैं। रॉकेट इंजीनियरिंग है, ठीक है दोस्तों। तो यार इसको भी तो कोई आदमी तो कर ही रहा है, ठीक है, वो लोग ही इंसान है ना, तो कर रहे हैं। तो बताओ क्या उनके लिए वो सरल है? क्या वो जो अगर सोचिए एक साइंटिस्ट है, ठीक है, क्या वो अगर रॉकेट छोड़ सकता है, क्या दुनिया का और जितने वर्क है क्या वो सब काम कर लेगा? इसका मतलब नहीं दोस्तों, सबका एक अपना क्षेत्र होता है। कोई किस क्षेत्र में अच्छा कर रहा है तो कोई किसी क्षेत्र में अच्छा कर रहा है। तो हो सकता है आपका इंटरेस्ट इसमें हो दोस्तों, तो आप अपने क्षेत्र का मानिए, हम इस क्षेत्र में अच्छा करेंगे, ठीक है। तो आप इतना क्यों किसी का बड़ा काम देख लीजिए, उसका देख लीजिए, उसका देख, वही तो होकर हाँ भैया उसका स्पेशलिस्ट क्षेत्र है तो वो कर लेता है, मेरा ये स्पेशलिस्ट क्षेत्र है तो इसमें मैं अच्छा करूँगा। तो ठीक है, इस भावना से लगी आप जो है, आपके अंदर हमेशा एक निगेटिविटी रहती है। इतने लोग नहीं निकाल पाते यार, जो नहीं निकाल पाते उनकी बात छोड़ो, जो निकालते हैं उनको कभी देखा है आपने? कितने बच्चे सोचते अगर नहीं हुआ तो क्या होगा? हाँ, ये भी तो मन में क्वेश्चन चलता है, अगर नहीं हुआ सिलेक्शन तो क्या होगा? अरे अगर हो गया तो क्या होगा, उसका भी तो सोच सकते हो। वहाँ हमेशा निगेटिविटी से क्यों भरे रहते हो तुम लोग यार? अगर हो गया तो क्या होगा? तो यार हमेशा निगेटिविटी से छोड़ो, और निगेटिव पर्सन्स मैंने बता रखा है भैया, जितनी दूरियाँ बना सकते हैं बनाओ। मैं सोचता, चलो मैं बताता हूँ, अगर मान लीजिए आप फेल हो गए तो क्या होगा?
मान लो यूपीएससी नहीं निकली तो क्या हो गया, मुझे बता दो। यूपीएससी नहीं निकली तो मर जाओगे, जिंदा तो रहोगे ना यार। मैं बताता हूँ, यूपीएससी नहीं निकला फिर भी आप जितने भी इस दुनिया में, मतलब इस इंडिया में जितने आदमी हैं ना दोस्तों, एक अच्छे व्यक्तित्व में आप गिने जाएंगे। अगर फिर भी नहीं निकलता तब भी एक बेहतर पर्सनालिटी होंगे। आपकी सोचने की क्षमताएं, समझने की क्षमताएं इन सबसे भिन्न होगी दोस्तों। आपके पास जिस भी क्षेत्र में जाएंगे दोस्तों, देखो यूपीएससी में आईएएस बनना ही एक मकसद नहीं होता। आपको यूपीएससी का सिलेबस ऐसा डिजाइन किया दोस्तों, आपको एक बेहतर इंसान तो बना ही देगी। और एक पर्सनालिटी दोस्तों, आजकल जो पर्सनालिटी का बूस्ट करते हैं लोग ना, अपनी पर्सनालिटी को सुधारते हैं। पर्सनालिटी सुधारना कोई बेटा मजाक काम नहीं होता, कोई खाने की चीज़ नहीं है। अगर आपकी पर्सनालिटी डेवलप हो जाती है मित्रों, तो एक जगह नहीं, आपको हज़ारों जगह काम मिल जाएंगे, वो भी अच्छे अच्छे काम। अगर यार यूपीएससी सिलेबस को ठीक से पढ़ लेते हो ना, तो कम से कम इसको पढ़ा तो सकते हो एक दो सब्जेक्ट, ठीक है। आप अगर EMI है दोस्तों, तो आप आगे जाके नेट JRF भी कर सकते हैं। और नेट JRF का सिलेबस लगभग दोस्तों ऐसा ही है। और मान लो IAS नाम ने चलिए PCS आप बन गए तो कौन सी बुरी बात हो गई, ठीक है। अगर वो भी नहीं चलिए और कोई अधिकारी बन गए तो कौन सी बुरी बात हो गई। तो बहुत सारे ऑप्शन हैं साथियों, ठीक है। और यार ज़िंदगी में समझ लो कि इसके पास रिस्क नहीं है। सिर्फ भैया मेरे हिसाब से एक ही आदमी है जिसके पास 0 रिस्क है। वो बता दो कौन सा आदमी हो सकता है जिसके पास रिस्क नहीं है इस दुनिया में। मैं बताता हूँ, बताओ कौन सा आदमी होगा जिसके पास रिस्क नहीं है। होगा कोई दुनिया में ऐसा आदमी जिसके पास रिस्क है। चलो मैं मान लो इस घर में खड़ा हूँ, ठीक है। यहाँ पर भी एक रिस्क है। आप सोच रहे होंगे यहाँ पर अगर मान लो भूकंप आ जाए तो सारी चीज़ें आके सर पे गिरेंगी और भाई और बहन निकल लेंगे, ठीक है। तो रिस्क तो हर जगह है भैया। हो सकता है यहाँ पर गाटर मेरे ऊपर गिर जाए, पटिया मेरे ऊपर गिर जाए, सर फूट जाए, तो रिस्क तो हर जगह है। आप भी रिस्क में कहीं न कहाँ हैं, लेकिन एक बाई चांस की बात है जो हम रिस्क से हर दिन बच जाते हैं। भूकंप नहीं आता, लोग नहीं गिरता, तो हम बच जा रहे हैं दोस्तों। तो रिस्क तो हमेशा ही है। सिर्फ रिस्क फ्री कौन है दोस्तों जिसके पास रिस्क नहीं है? वो है मुर्दे। या तो आप तय कर लीजिए कि आप एक मुर्दे हैं और आप रिस्क फ्री रहना चाहते हैं। तो भैया जब तक ज़िंदगी में मतलब जीवित हैं तब तक तो आपको रिस्क को फेस करना पड़ेगा। तो ठीक है, अगर यार जब रिस्क फेस करना ही है तो क्यों ना एक बड़ा रिस्क लिया जाए, इससे ज़्यादा क्या होगा। और दोस्तों एक बात जान लो, जो नेगेटिव लोग होते हैं ना, मैं कितनी बार बोला यार, जो रिस्क से डरते हैं, जो कायर लोग हैं साथियों, वो फेलियर को भी डिजर्व नहीं करते। मीन्स दोस्तों वो फेल होने के भी लायक नहीं है। फेल होने के भी लायक होना पड़ता है साथियों, ठीक है। फेल होना कोई बुरी बात नहीं है। फेल होने के लिए भी हमारे अंदर काबिलियत होनी चाहिए दोस्तों। फेल होना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन फेल होने के एक बार गिर जाने के बाद हम दोबारा प्रयास न करें, उस फेलियर को सुधारें ना, अपनी गलती को माने ना, सुधारें ना, तो ये एक बहुत बुरी बात होती है। एडिसन दोस्तों 1100 बार अपनी एक्सपेरिमेंट में फेल हुआ था, ठीक है। एडिसन क्या हुआ था, अपनी एक्सपेरिमेंट में 1100 बार फेल हुआ था। क्या उसने एक्सपेरिमेंट करना छोड़ दिया था दोस्तों? नहीं, जब तक वो सफल नहीं हो गया। जितनी बार वो फेल होता था, उसने जब उससे इंटरव्यू लिया जा रहा था साथियों, तो उससे पत्रकारों ने पूछा, सर जब आप इतनी बार फेल होते हैं तो आपके अंदर वो एनर्जी, वो काम करने की एनर्जी, वो मोटिवेशन फिर कैसे आ जाती है यार? 1100 बार फेल होना कोई खाने की बात तो है नहीं। तो लोगों ने उससे पूछा, जब आप सर 1100 बार फेल हुए, फिर आप जब फेल होते हैं तो कैसे फिर से उतनी ज़्यादा एनर्जी के साथ फेल लग जाते हैं? तो उसने बोला कि सर जब मैं एक बार फेल होता हूँ ना, तो मुझे ये जान लेता हूँ कि भैया ये काम इस तरीके से तो नहीं होगा। कम से कम एक तरीका क्लियर हुआ जो ये बता रहा है कि ये काम इस तरीके से नहीं होगा, मीन्स हमें दूसरा तरीका लगाना पड़ेगा। तो साथियों अपनी ज़िंदगी में सक्सेस होने के लिए ये ट्रिक लगाइए, ये बहानेबाजी के छोड़ दीजिए कि भैया, मैं तो कहता हूँ अगर आप अपने ऊपर खुद ही विश्वास नहीं करते, ठीक है, सबसे पहले तो साथियों आपको अपने ऊपर ही विश्वास करना पड़ेगा। अगर यार आप ही अपने ऊपर बिलीव नहीं करेंगे, आप ही अपने ऊपर विश्वास नहीं करें, तो ये दुनिया क्यों करेगी यार? हाँ, दुनिया तो वैसे भी चांस मौका ढूंढ रही है कि इनका कब हम मजाक बना दें, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले तो ये काम करना होगा, आपको अपने ऊपर विश्वास रखना होगा साथियों, ठीक है। अगर आप अपने ऊपर विश्वास रखते हैं तो आप ये पाएंगे कि धीरे धीरे लोग भी आपके ऊपर विश्वास करने लगेंगे। और यार कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमारे ऊपर, हमारे बारे में लोग क्या सोचते हैं, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। तो लोग क्या सोचेंगे, लोग हमें क्या कहेंगे यार, इन सारी बातों को साइड हटा दो। ये क्या है दोस्तों, एक बड़ी उड़ान है। यूपीएससी क्या है, एक बड़ी उड़ान है। और यूपीएससी नहीं दोस्तों, कोई भी बड़ा लक्ष्य हो तो क्या होता है, एक बड़ी उड़ान है। आप देखते होंगे दोस्तों,
जब हम रेलवे में जाते हैं, ठीक है, जब हम रेलवे में जाते हैं दोस्तों, तो हमारा सामान की चेकिंग नहीं होती। टीटी हमसे ये नहीं पूछता भैया ये आपने कितना कुंटल सामान लाके अंदर रख दिया, सिर्फ ये पूछता है आपने टिकट लिया है या नहीं लिया है। लेकिन अगर वहीं हम हवाई जहाज़ में जाए साथियों, तो टिकट तो चेक होगा ही पहले काउंटर पे, और दूसरी बात ये भी चेक होगा कि आपने कितना वज़न लिया है, ठीक है। अगर आप एक्स्ट्रा वज़न लेके जाते हैं दोस्तों, तो आपका एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। बताइए वहाँ पर वज़न क्यों चेक होता है और रेलवे पे चेक वज़न क्यों नहीं होता है साथियों। तो एक बात मैं यह बता दूं, क्योंकि हवाई जहाज़ उड़ती है साथियों और रेलगाड़ी रेंगती है। तो आप तय कर लीजिए आपको उड़ना है कि रेंगना है। अगर उड़ना है साथियों तो वज़न तो भैया कम करना ही पड़ेगा, क्योंकि वज़न डालने से हवाई जहाज़ में फ़र्क पड़ता है। इस प्रकार आप जितनी ही बातों को, जितनी भी नकारात्मक बातें हैं, अगर अपने दिमाग में रखते सबकी सुनते चले जाएंगे और उनसे प्रभावित होंगे, तो क्या है दोस्तों, आप दब जाएंगे और आप एक अच्छी उड़ान नहीं भर पाएंगे। ठीक है साथियों, तो इन सब बातों को यार अवॉइड कीजिए और एक नए एनर्जी के साथ खुद से लग जाइए, लेट मत कीजिए, ठीक है। अरे यार चलो लग जाओ, फिर बाद फेल होंगे पास होंगे, भैया क्या बोलते हैं, हमारे हाथ में तो सिर्फ कर्म है। गीता भी हमारी तो यही सिखाती है, हमारे हाथ में तो सिर्फ कर्म है भैया, फल की इच्छा मत करो, सिर्फ कर्म कीजिए, चलो ठीक है। और दोस्तों यकीन मानिए, अगर आप अपना कर्म अपने पूरे मन से प्रयास करते हैं साथियों, तो आपके हाथ में सफलता लगेगी ही लगेगी, ठीक है। हो सकता है कुछ देरी हो जाए साथियों, एक बात याद हमेशा रखना, सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता, ठीक है। तो चलिए साथियों, मैं आशा करता हूँ आप लोग सारी चीज़ें समझ गए होंगे। निगेटिविटी खुद के दिमाग से हटा दो, अपने ऊपर भरोसा रखो साथियों, पूरी एनर्जी के साथ हम लोग चलेंगे यार, ठीक है। हम लोग यार अगर सक्सेस डिजर्व नहीं करते, फेलियर तो डिजर्व करते हैं ना, तो फेल होना भी अपने आप में गर्व की बात है, क्योंकि सबसे बड़ा सक्सेस एक दिन वही होता है जो सबसे ज़्यादा फेल हुआ रहता है। तो ठीक है, तो यार फेलियर होना क्या है, सक्सेस की एक सीढ़ी है। आप सोच रहे हैं सक्सेस की मंजिल पर हम बिना इस सीढ़ी पे चले बिना मंजिल पहुंच जाएं तो नहीं, बस दोस्तों हमें तो सीढ़ियों से चढ़ना ही होगा धीरे धीरे करके। तो ये सीढ़ियाँ क्या हैं दोस्तों, असफलता ही हमारी सीढ़ियाँ हैं। हम इस सीढ़ियों को डाकते डाकते एक दिन दोस्तों, प्रयास करते करते एक दिन मंजिल तक पहुंच जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन हम शुरू करते हैं। तो मैंने दोस्तों इसके बारे में पहले भी आपको कुछ यूनिटरी मतलब एकात्मक सरकार के बारे में, एकात्मक संविधान के बारे में और फेडरल के बारे में और हमारा भारत कैसा था, हम थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन लिए थे। लेकिन आज हम थोड़ा सा क्या है डीप में सेशन करेंगे, ताकि इस टॉपिक को बार बार मुझे लाके बीच में न लाना पड़े, क्योंकि आगे चल के संविधान में इन सारे शब्दों को अगर मैं दोस्तों एक बार मैं कहीं संविधान में बीच में दोस्तों अगर मैं आंसर राइटिंग आपको जब करा रहा हूँगा, अगर मैं एकात्मक सरकार बोलता हूँ दोस्तों, तो आपके दिमाग में सारी चीज़ें फिट हो जानी चाहिए कि भैया मैं एकात्मक सरकार बोल रहा हूँ, मीन्स इतनी विशेषताएं वो रखता होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर रहेंगी। और एक बात और साथियों, आप लोग यार ना, अगर पढ़ाई करना हो, मजाक नहीं करना हो, तो सारे वीडियो पहले प्लेलिस्ट में जाके फर्स्ट वीडियो से शुरू कीजिएगा, क्योंकि सारे वीडियो एक दूसरे से लिंक है। अगर आप एक भी वीडियो को मिस करते हैं ना साथियों, तो आपका बेस उतना मजबूत नहीं हो पाएगा, मैं ये कह रहा हूँ। या तो देखिए मत, अगर देखना साथियों, अगर मजाक नहीं करना, अगर ज़िंदगी में सच्ची में सीरियसली पढ़ना है आपको, तो आप पहले वीडियो से शुरू करिए दोस्तों। इसलिए मेरे वीडियो बहुत ज़्यादा लंबे नहीं हैं, तो हमारे वीडियो शॉर्ट में इसलिए बनाता हूँ ताकि बच्चों को लोड ना लगे, ठीक है। तो आप लोग पहले वीडियो शुरू कीजिए और आराम आराम सारे वीडियो को धीरे धीरे करते चलिए। मैंने लक्ष्य 2024 रखा है दोस्तों, 2023 को मैंने नहीं रखा है, क्योंकि इसमें अक्टूबर चल रहा है, लगभग नवंबर आने वाला है साथियों। तो नवंबर, दिसंबर और जून में आपका एग्जाम होता है, सिर्फ 7 महीने। तो 7 महीने में भैया यूपीएससी की तैयारी नहीं होती है, ठीक है। ये पहले दिमाग में डाल दो। अगर मान लो मैंने 7 महीने में प्रयास करके, जल्दबाजी करके, अगर मान लो मैंने प्री आपका करवा भी दिया, ठीक है, एक बात सपोज कर लो आप, अगर आप मेहनत करते हैं, मान लीजिए आप प्री निकाल लेते हैं साथियों, लेकिन यार बताओ मुझे प्री निकाल के क्या होगा, यहाँ पर शादी का डिमांड बढ़ाने आए हो, हैं, शादी का डिमांड बढ़ाएंगे जाके गाँव में कि फलाना का लड़का प्री निकाल लिया है IAS का, है क्या करने आए हो, दहेज लेने आए हो। बेटा आपको दहेज रोकने के लिए बनाया जा रहा है अफसर, दहेज बढ़ाने के लिए नहीं, ठीक है। तो इस दिमाग में याद रखना। तो यहाँ पर आए हैं बताएंगे गांव में कि फलाना का लड़का IAS तैयारी करता है
और एक बार प्री निकाल ली है, चलो उसको दहेज 5 लाख से बढ़ा के 10 लाख कर दो भैया, क्या पता आगे निकाल ही ले। तो बेटा ये सब भावनाएं मत लेकर आओ, पूरा हम क्या पूरा फुल सिलेक्शन लेके रहेंगे, इस भावना से आओ। और वही रणनीति मैं बनाया हूँ, हम लोग पूरा फाइनल सिलेक्शन लगे। और फाइनल सिलेक्शन लेने में दोस्तों थोड़ा वक्त को लगेगा, ठीक है। तो दोस्तों किसी पौधे को बड़ा होने में थोड़ा वक्त तो लगता है साथियों। आप कल ही बीज बो दें और परसों ही आपके फल देने लगे तो ये दोस्तों एक गलतफहमी होगी और उससे ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं। तो आज हम एकात्मक सरकार को थोड़ा डिटेल से देखेंगे। मैंने थोड़ा सा इंट्रो दिया था पीछे, लेकिन आज हम डिटेल से देखेंगे ताकि इससे इस टॉपिक संबंधित कोई भी शिकायत न रह जाए। जैसे कि विशेषताएं हम देखेंगे एकात्मक सरकार की क्या है, लाभ क्या है दोस्तों, और कमियाँ क्या है दोस्तों, हम तीनों देखेंगे। तो चलिए हम विशेषताएं पहले देखना शुरू करते हैं। विशेषताएं क्या है साथियों, जैसे कि अगर पहली विशेषता हम इसकी देखें तो एक राज्य एक सरकार। ये राज्य क्या होता है साथियों और देश, आप दो में कन्फ्यूज होंगे शायद, ठीक है। इसको तो मैं आगे और डिटेल्स, जैसे कि हमारा जब आर्टिकल पहला ही बताता है, आर्टिकल पहले में हमारा क्या है, इंडिया यानी भारत बजाय राज्यों का समूह होगा, ठीक है। तो ये क्या है दोस्तों, ये तो पहला आर्टिकल है, तो उसमें भी राज्य का बार बार कॉन्सेप्ट आएगा, वहाँ भी देश आपको नहीं बताया जाएगा। तो राज्य क्या है दोस्तों, एक पॉलिटिकल अवधारणा है, और देश क्या है दोस्तों, एक कल्चरल अवधारणा है। अगर जैसे मैं मान लो अपने एक 2-3 गांव की या एक ज़िले की बात कर लूँ, यहाँ पर हमारे यहाँ कुछ विशेष कल्चर है, ठीक है। अगर या फिर मान लो मैं यूपी की बात करूँ, नॉर्थ इंडिया की बात करूँ, साउथ का अलग कल्चर है, ठीक है। बंगाली लोग अलग कल्चर करते हैं, भोजपुरी लोग अलग कल्चर करते हैं, गुजराती लोग का अलग संस्कृति है, कल्चर है, और वहाँ पर नॉर्थ ईस्ट वालों का अलग कल्चर है। तो अगर हम देश के कॉन्सेप्ट सिर्फ देखें तो यहाँ अपने ही देश में कई सारे देश निकल के आ जाएंगे, क्योंकि देश एक कल्चरल अवधारणा है, एक संस्कृति है साथियों, ठीक है। तो हम यहाँ पर जब राज्य की बात करेंगे मीन्स एक देश ही होगा, ना कि राज्य मतलब होता है कि ये एक, जैसे हमारे यहाँ भारत तो एक देश हो गया, हमेशा जनरली मानते हैं दोस्तों, लेकिन हमारे संविधान में कहीं भी देश का जिक्र नहीं आता, वहाँ भी हर जगह राज्य आपको मिलता है, ठीक है। तो वहाँ पर क्या है साथियों, तो जब हम एक राज्य यहाँ पर लिखेंगे इसका मतलब एक देश की बात करेंगे, अपने दिमाग में ये फिट रखिएगा, नहीं तो बोलेंगे सर एक राज्य है मीन्स क्या है, एक राज्य, हमारे यहाँ तो बहुत सारे राज्य हैं, वहाँ राज्य तो देश कौन सा है। तो जब हम राज्य नाम लेंगे समझ लेना देश ही है, ठीक है। तो चलिए, एक राज्य बराबर एक सरकार मीन्स वहाँ पर एक राज्य होगा एक सरकार होगी, ठीक है। मतलब एकात्मक सरकार की पहली विशेषता जो है एक राज्य एक सरकार है साथियों, और दूसरी क्या है, सभी शक्तियाँ केंद्र से। मीन्स साथियों अगर एक राज्य एक सरकार है मीन्स पूरा देश हो गया। अगर साथियों जैसे हमारे यहाँ क्या है 28 स्टेट हैं, 8 यूटी हैं, अगर हम जितनी भी राज्य सरकारें हैं, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, बिहार हो गया, पंजाब हो गया, तमिलनाडु हो गया, कर्नाटका हो गया, गोवा, गुजरात हो गया, ऐसे जितने 28 स्टेट हैं साथियों, अगर उनके हम सीएम को हटा दें, बोलेंगे भैया सिर्फ एक ही सरकार चलेगी और वो केंद्र संचालित करेगी, केंद्र चलाएगी, बाकी राज्यों में सरकारें नहीं होंगी, तो क्या है वो यूनिटरी गवर्नमेंट का एक ढांचा माना जाएगा, एक उसी प्रकार की गवर्नमेंट मानी जाएगी जिसमें सभी शक्तियाँ केंद्र में निहित होंगी दोस्तों, वहाँ पर सिर्फ केंद्र होगा, अदर सरकारें नहीं होंगी। ये इसकी दूसरी क्वालिटी में सिर्फ एक राज्य होगा, सिर्फ एक ही राज्य होगा, हम राज्यों का बार बार बंटवारा नहीं करेंगे, और बंटवारा करें भी दोस्तों तो वहाँ पर गवर्नमेंट नहीं रखेंगे, सिर्फ प्रशासनिक सुविधा के हिसाब से देखेंगे। और दूसरी क्या हो गई, सभी शक्तियाँ केंद्र में होंगी। और तीसरी है सारे कानून व नीतियाँ केंद्र बनाती है। जब दोस्तों सरकार ही एक ही है, केंद्र ही एक ही है, तो नीतियाँ कौन बनाएगा भाई, हाँ। जब अगर सरकार ही एक ही, गवर्नमेंट सिर्फ केंद्र है, राज्य का तो कॉन्सेप्ट नहीं है राज्य सरकारों का, तो क्यों नीतियाँ तो केंद्र ही बनाएगी, जाहिर सी बात है। और चौथी जो हमारी क्वालिटी है एकात्मक सरकार की वो है शक्ति को बंटवारा नहीं। भाई जब अदर गवर्नमेंट्स है नहीं तो शक्ति को बंटवारा किससे करेंगे बताओ, कहाँ करेंगे शक्ति को बंटवारा, हम तो वो कॉन्सेप्ट ही खत्म कर दिए हैं, नहीं रखते सरकार या राज्य सरकार, नहीं रखते प्रधान, विधायक, बीडीसी, ईडीसी, जिला पंचायत, कुछ भी नहीं रखते, नहीं करेंगे शक्ति को बंटवारा, सारी शक्तियाँ में ही घपोस जाएंगे, हैं। शक्ति कौन बांटना चाहता है, तो वहाँ पर क्या हुआ, यूनिटरी गवर्नमेंट की ये विशेषता है कि हम शक्तियों को बंटवारा नहीं करेंगे, ठीक है भैया। पांचवा विशेषता हम देखते हैं, लिखित संविधान अनिवार्य नहीं है। क्या है, लिखित संविधान अनिवार्य नहीं है, क्यों,
अगर दोस्तों अगर मान लो बहुत सारे कल्चर हों, बहुत सारे देश हैं, यहाँ कल्चर भी समान होती है क्योंकि वहाँ पर पॉपुलेशन में जनसंख्या कम है। हमारे यहाँ क्या है, मोस्ट डाइवर्सिफाइड कल्चर्ड कंट्री है हमारी, ठीक है। हमारा देश क्या है, मोस्ट डाइवर्सिफाइड कल्चर्ड कंट्री। क्यों? क्योंकि यहाँ पर यार हर जगह देखो, वहाँ पंजाबी है, वहाँ बिहारी है, गुजराती है, महाराष्ट्रियन है, मराठी है, कन्नड़ है, तमिल है, तेलुगु है, ठीक है। फिर वहाँ बंगाली हो गया, वहाँ चले जाओ नॉर्थ ईस्ट में कितना असमिया हैं, मिजोरम वाले हैं, नागालैंड वाले हैं, सबका अपना अपना ही कल्चर। इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है, इतनी ज़्यादा भिन्नताएं हैं हमारे संस्कृति में कि एक नियम चल ही नहीं पाएगा। कोई नियम पता लगा उत्तर भारत के लिए भी ना तो साउथ वाले नाराज़ हो गए, साउथ वाले के लिए बना तो उत्तर भारत वाले नाराज़ हो गए, कोई हमने वहाँ पंजाब के लिए बनाया तो नॉर्थ ईस्ट वाले नाराज़ हो गए। तो सबका अपना ही खिचड़ी पक रही है। तो बताओ लिखित संविधान कैसे यहाँ पर अनिवार्य नहीं होगा? क्योंकि बहुत सारे नियम हैं ही नहीं, तो लिखना नहीं, कुछ याद करके ही रखो रहे हो यार, ठीक है। तो लिखित संविधान यहाँ पर अनिवार्य नहीं है, मतलब अलिखित अंश यहाँ पर ज़्यादा रहता है अक्सर करके। हालांकि लिखित संविधान हो सकता है, अनिवार्य नहीं का मतलब ये नहीं है कि लिखित संविधान होगा ही नहीं, लेकिन मैक्सिमम कंडीशन में यही देखा जाता है कि यहाँ पर लिखित संविधान अनिवार्य नहीं होता दोस्तों। मीन्स बहुत सारी चीज़ें सिर्फ हम वैसे ही चलाते रहते हैं क्योंकि सब चीज़ें सब आसान से मान जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर पॉपुलेशन कम है। हम तो आगे भी और डिटेल से देखेंगे इसको। तो लिखित संविधान अनिवार्य नहीं है। अगर हम छठा प्रावधान देखें तो केंद्र की शक्ति क्या ज़्यादा है, किससे? न्यायपालिका की शक्ति से। केंद्र की शक्ति न्यायपालिका की शक्ति से साथियों क्या है, ज़्यादा है। मीन्स केंद्र अपने आप को यहाँ पर शक्तिशाली रखता है, न्यायपालिका थोड़ा सी उससे नीचे रहती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि केंद्र यहाँ पर, क्योंकि तानाशाही पे तो आ ही जाती है केंद्र, क्योंकि शक्तियाँ एक ही हैं, राज्यों का कोई कंसेप्ट है नहीं यहाँ पर। अगर सारी चीज़ें किसी व्यक्ति को एक ही हाथ में दे दो कि सारी शक्तियाँ आप ही रखो, तो बताओ धीरे धीरे वो तानाशाही की तरफ बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? और जब वो बढ़ जाएगा, बताओ अगर उसको शक्तियाँ अपनी कम करनी ही होती तो क्या राज्यों का कॉन्सेप्ट नहीं लाता? हाँ साथियों, तो वो केंद्र की शक्ति यहाँ पर क्या होती है, ज़्यादा होती है न्यायपालिका से, क्योंकि मैटर भी नहीं होता लोगों में, क्योंकि डाइवर्सिटी है नहीं, विभिन्नता उतना ज़्यादा नहीं है, तो झगड़े भी कम हैं। अगर सब लोग एक ही सोच के हो जाएं यार, सबकी संस्कृति एक ही हो, सबका स्टेट ही एक ही हो, हाँ सारी चीज़ें जब एक ही हो तो झगड़ा किस बात का होगा फिर? जब हर चीज़ के हर टाइप के आदमी मिलते हैं, झगड़ा तभी तो बढ़ता है। अब यहाँ पर जब सारी चीज़ें एक हो गई हैं तो झगड़े का बात है नहीं, तो न्यायपालिका को ज़बरदस्त करके करेंगे क्या? तो वहाँ पर केंद्र ही मजबूत हो गया है और न्यायपालिका क्या है, उसकी शक्ति कम कर दिया है। तो चलिए दोस्तों, हम देख चुके इसकी विशेषताएं। अब हम देखेंगे इसका लाभ क्या होता है, इसकी एडवांटेजेस, इंग्लिश में एडवांटेजेस बोलते हैं, और इसका लाभ क्या होता है। मीन्स यूनिटरी गवर्नमेंट का लाभ क्या होता है साथियों, इसको देखते हैं। अब यार इसका लाभ पहले देख लो, निर्णय प्रक्रिया तीव्र होता है। तो डिसीजन मेकिंग का पावर, जो डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस है वो फास्ट होगा, क्योंकि कोई अपोज करने वाला तो है नहीं, कोई विरोध तो आपके नियम का कर नहीं रहा है, कोई राज्य भी नहीं आ रहा बीच में, कोई विरोध ही नहीं कर रहा, तो क्या होगा डिसीजन, और सब जब आपके ऊपर है सब। अब जैसे मम्मी है घर में, आपने बोला कि भैया खाना कौन बनाएगा, क्लियर है मम्मी बनाएंगी, बहन बनाएगी, पत्नी बनाएगी, कभी मर्द बनाते हैं घर में खाना, बता दो। तो काम जब पहले से डिसाइड है भैया वाला काम यही करेंगे। खेत में फरसा कौन चलाएगा, पापा चलाएंगे, भैया चलाएंगे। जब कुछ काम तो इतने ज़्यादा फिक्स हैं, इतने ज़्यादा डिसाइडेड हैं, तो उसमें टाइम लगेगा सोचने में। अब बोलो चाय बनाओ, सीधी सी बात है, बहन बनाएंगी, मम्मी बनाएंगी, बीवी बनाएगी, कौन बनाएगा चाय? हाँ बनाएंगी, फिक्स है। तो जहाँ पर चीज़ें फिक्स है वहाँ पर क्या टाइम लगेगा? जब मुझे भैया पता है सिर्फ केंद्र सबसे ज़्यादा मजबूत है, सारी निर्णय की शक्तियाँ उसके ही पास हैं, कि उसकी बात कोई नकार भी नहीं सकता, कोई काट भी नहीं सकता, तो क्या हुआ, डिसीजन क्या हो गया, फास्ट हो गया। उसने बोला ये होगा, मीन्स होगा, क्योंकि रोकने वाला कोई है नहीं तो होगा, ठीक है। अगर हम दूसरी बात करें तो साथियों, तो आपातकाल के लिए बेहतर है। आपातकाल मीन्स क्या है दोस्तों, कोई इमरजेंसी लग गई, मीन्स कोई अगर जैसे इंडिया मान लो कोई हमला कर दिया, जैसे कि चीन मान लो हमला कर दिया, तो क्या होगा उसमें हमें इमरजेंसी डिक्लेयर करनी पड़ती है, नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करनी पड़ती है, जैसे कि 1962 में हुआ था चीन से, तो हमने क्या हुआ, राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया। लेकिन साथियों यहाँ पर क्या है, जैसे इंडिया में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करना हो तो हमें विशेष बहुमत चाहिए होता है, 2/3 से बहुमत हमें पास करवाना होता है। अब यार जब आपातकाल लगा, आक्रमण हो गया, वहाँ पर संसद में वोटिंग चल रही है, वहाँ पर गोले बरस रहे हैं,
मतलब देखो कितना हास्यास्पद लगता है। यहाँ पर वहाँ पर गोले चल रहे हैं बॉर्डर्स पे, लड़ाइयाँ मिसाइल छूट रही हैं, और यहाँ पर नेता लोग बैठ के अंदर चलो विशेष बहुमत खेलते हैं, विशेष बहुमत खेलते हैं। हाँ, सब लोग कहते हैं भैया हटाओ हमारे पास, बताओ इमरजेंसी लगनी चाहिए कि नहीं। उधर से कोई उठा रहा है, नहीं 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 अभी कहाँ, अभी सारे स्टेट हमारे स्टेट गए कहाँ कोई जो हम नेशनल इमरजेंसी घोषित करेंगे। रुको भाई, थोड़ा देखेंगे, फिर देखेंगे जैसी परिस्थितियाँ बदलेंगी लगाएंगे। इतने बड़े देश के हम नेता हैं। हाँ, तो इस प्रकार से बातें वहाँ संसद में चल रही हैं। वहाँ पर सीमा पे जवान गोलियाँ खा रहा है, और यहाँ पर क्या है, अंदर संसद में पॉलिटिक्स चल रही है कि इमरजेंसी लगाएं नहीं लगाएं, लगाएं नहीं लगाएं, पास कर दें नहीं कर दें। तो यहाँ पर तो संसद में है, तो हमारे देश में क्या है, इमरजेंसी लगाना विशेष बहुमत चाहिए। विशेष बहुमत मिल ही नहीं रहा, पता लग अपोजिशन को लोग क्या बोल रहे हैं, नहीं इमरजेंसी नहीं लगनी चाहिए क्योंकि मुझे तो भैया टांग लड़ाना है बस। मतलब सरकार के उसमें जाके टांग लड़ाना है बस, हमारा तो यही फर्ज है, हमें देश के बारे में कुछ सोचना नहीं है, बस टांग लड़ाएंगे। अरे यार, विपक्ष का होने का ये मतलब नहीं है सिर्फ टांग लड़ाना है। अगर आदमी गवर्नमेंट, अगर जो गवर्नमेंट में है, जो सरकार में अगर वो अच्छा कर रहा है तो उसका सपोर्ट भी करना है भाई। आपको फाइनली नेता किस लिए बनाया गया, आप लोग चाहे विपक्ष के हों या पक्ष के हों, फाइनली आपको देश ही के बारे में सोचना है जी। लेकिन आप लोग क्या बोलते हैं, नहीं हमें देश के बारे में छोड़ के सिर्फ सत्ता पक्ष के बारे में ज़्यादा सोचना है या विपक्ष के बारे में ज़्यादा सोचना है, हम उस प्रकार से डिसीजन लेंगे। अगर कोई बोला, कोई सत्ता पक्ष के आदमी बोला ये कानून होगा, इनको सुनना भी नहीं है यार, सही है गलत है, सीधा बोलो भैया हम हाथ नहीं उठा रहे, नहीं दे रहे वोटिंग ना, क्या ये क्या बात होगी भाई। तो इस प्रकार से ये चीज़ें अपने इंडिया में चलती रहती, देश के बारे में कम, अपनी पॉलिटिक्स, अपने निजी स्वार्थों के बारे में ज़्यादा लोग सोचते हैं। यही तो है नेतागिरी यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या हो गया, आपात के लिए बेहतर है। बेहतर क्यों है, क्योंकि यहाँ पर कुछ तो है नहीं, कोई रोकने वाला नहीं। तो ये यहाँ पर विशेष बहुमत कुछ नहीं चाहिए होता है, सीधा बोले आपातकाल इमरजेंसी लाते भैया, सबने बोला हाँ हाँ लाओ, आपको कौन रोकता है, लाओ। रोके हमारी किस्मत खराब, रोके हम कल कैसे मंत्री बन के जो खा पी रहे हैं आराम से, मणिगस गाड़ी घूम रहे हैं, अब आपका रोके कौन, रोके जाए ऑटो रिक्शा से जाए, का नहीं जाएंगे, लाओ इमरजेंसी भैया, हमें क्या पड़ी है। तो यहाँ पर ऐसा ही हो जाती है। और तीसरा बात है, कम खर्चीली गवर्नमेंट है। आप सोचेंगे ऐसे कैसे कम खर्चीली है, अरे भैया जब स्टेटवा कॉन्सेप्ट नहीं है, बहुत सारे राज्यों में ना ही बटा है। हाँ, जब बहुत सारे राज्यों में चीज़ें नहीं बटी हैं तो चुनाव तो कम होगा कि नहीं होगा। हमारे यहाँ तो 28 स्टेट हैं, बहुत सारे ज़िले हैं हमारे यहाँ यार ना, मुझे लगता है ना कोई ऐसा साल होगा ही नहीं जहाँ पर इलेक्शन ना होते हों। ठीक है, 5 साल में हर जगह कहीं न कहीं किसी राज्य का, किसी ज़िले का उपचुनाव, जिला पंचायती, ब्लॉक का, ये वो साला पूरा चुनाव ही होता रहता है पूरे साल। देख लो तो कहीं ना कहीं जब हमेशा चुनाव ही हो रहा है भैया, तो खर्चीला तो होगा ही। और यहाँ पर बोले हम ही एक ही हैं बादशाह, सबको बादशाह बनने की ज़रूरत नहीं है, हम एक ही हैं भैया। तो चुनाव कम होगा जब राज्य कॉन्सेप्ट है नहीं, सीएम है ही नहीं, कोई है ही नहीं, सिर्फ पीएम है। वहीं संसद में एक ही बार चुनाव हो गया, जो होगा था हो गया बस। तो यार जब चुनाव कम होगा तो खर्च कम होगा कि नहीं होगा। चुनाव में कम खर्च होता है, आप समझते हैं, चुनाव में बहुत खर्च होता है भैया। ठीक है, पूरे राज्य का चुनाव जब करवाएंगे ना, सारे सिक्योरिटी लगाओ, ये लगाओ, स्कूल के टीचर्स वहाँ लगा दो, आर्मी बुलाओ, सेना बुलाओ, पुलिस लगा दो, तो कम खर्च होता है। पूरा इलेक्शन कमीशन जुट जाता है, वोटिंग कराओ, वोटिंग पढ़ाओ, मशीन लाओ। हाँ, बहुत सारा तामझाम होता है चुनाव कराने में। लेकिन इंडिया में डेमोक्रेसी रहनी चाहिए। और सही है यार, थोड़ा पैसा खर्च होता है तो होने दो, कम से कम लोगों के साथ न्याय तो हो रहा है। हाँ, सिर्फ पैसा बचाने के साथ में लोगों के साथ अन्याय कर दो, ये कौन सा भाई बात हुआ। तो इंडिया ने तो भाई जो फॉलो कर रखा सही है, दुनिया का विश्व का सबसे बढ़िया संविधान, मैं भी इसको दिल से मानता हूँ ये। ठीक है, सबसे बढ़िया संविधान है अपना संविधान, जो चीज़ें हैं बिल्कुल फिट है, बिल्कुल राइट है। ठीक है, तो यहाँ पर क्यों है दोस्तों, चुनाव कम होता है, इसलिए क्या है, ये कम खर्चीली गवर्नमेंट है। दूसरा कारण, सचिवालय कम है। जब यार मंत्री कम है, नेता कम है, तो सचिवालय सेक्रेटरी मतलब ऑफिस तो उसके कम ही बनाने पड़ेंगे ना भाई। जो सचिवालय कम है, चुनाव कम हो रहा है, नेता कम है, जब नेता कम है उनको पेमेंट नहीं देना पड़ेगा, उनको और सारी फैसिलिटी नहीं देनी पड़ेगी उतनी, तो खर्चीला तो कम हो ही जाएगी ये गवर्नमेंट। तो क्या हो गया दूसरी इसकी क्वालिटी, ये कम खर्चीली गवर्नमेंट है। अब चौथा देखिए दोस्तों, केंद्र एवं राज्यों के मध्य विवाद बहुत कम है साथियों। मीन्स
केंद्र राज्य है ही नहीं यार। मतलब राज्य सिर्फ वो लोग बांटे हैं राज्य, ऐसा नहीं कि वहाँ पर राज्य होता ही नहीं, सिर्फ एक ही देश है। राज्य वहाँ पर है, समझ रहे हैं आप, राज्य वहाँ पर है, लेकिन वहाँ पर राज्यों में सरकार नहीं होती है, बस बात इतना सा है। राज्यों में सरकार नहीं होगी वहाँ पर हम शक्तियाँ नहीं बांटेंगे जाके। राज्य सिर्फ बांट दिए हैं, वहाँ पर कोई एक अपना अधिकारी भेज दिए, कोई नेता मंत्री भेज दिए, वही चलाएगा, ठीक है। वहाँ पर कोई और अलग से गवर्नमेंट, जैसे हमारे यहाँ सीएम होता है हर राज्य का अलग अलग, वहाँ पर ऐसा नहीं होगा। और जब केंद्र एवं राज्य के मध्य विवाद बहुत कम हो, क्योंकि वहाँ पर गवर्नमेंट है ही नहीं, राज्यों में गवर्नमेंट है नहीं, जो अधिकारी भेज रहा है केंद्र अपना भेज रहा है, और अपना अधिकारी तो अपनी ही बात मानेगा, समझ रहे हैं आप। जब अपना अधिकारी हम भेजें तो यार हमारी बात मानेगा ना, हमारी बात को वो क्यों वो करेगा, क्यों उससे हमें अपोज करेगा वो, ठीक है, हमारी बात की वो मतलब क्यों रोकेगा। तो वहाँ पर क्या होगा दोस्तों, विवाद बहुत कम होगा, क्योंकि सारी चीज़ें हमारे हिसाब से चल रही हैं, सारी चीज़ें हमने अपॉइंटमेंट वहाँ दी हैं, नियुक्तियाँ दी हैं, तो वहाँ पर तो इसलिए यहाँ पर इस सिस्टम में एक बात ये अच्छी होती है, केंद्र और राज्यों के मध्य संबंध अच्छे होते हैं। और पांचवी बात है, एकल नागरिकता, एकता की भावना प्रबल होती है। वहाँ पर एकल नागरिकता की सिस्टम चलता है, मीन्स जब अगर पूरा देश एक ही है, ठीक है, पूरा देश ही एक ही, अगर जैसे हमारे यहाँ भी एकल नागरिकता है, अभी हम भारत पे कल आएंगे, आज नहीं आएंगे क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, और भारत को थोड़ा और विस्तृत से देखेंगे ना कि भारत कौन सी क्वालिटी रखता है, क्या यूनिटरी रखता है या फेडरल रखता है। तो दोस्तों हम तो चालाक हैं ही, हम तो जुगाड़ पे चलते हैं, आज तक चल रहे हैं, पीछे से भी चलते थे, क्योंकि इंडिया जुगाड़ पे ही चलता है, क्योंकि यही हमारे सबसे बड़ा ब्रह्मोस है। सबके पास S-400 है, F-16 है, हमारे पास जुगाड़ है, हो गया, सबको हरा दीजिए। तो जुगाड़ बहुत मायने रखता है साथियों। जुगाड़ मीन्स गिरगिट टेक्नोलॉजी। गिरगिट टेक्नोलॉजी मीन्स हम समय के साथ, परिस्थितियों के साथ एडजस्ट करते हैं अपने आप को, कलर बदल लेते हैं अपने आप को, जब बदल लेते हैं अपना जुगाड़ फिट कर लेते हैं, जैसी परिस्थितियाँ रहती हैं हम वैसे एक्ट करने लगते हैं। तो अभी हम देखेंगे जब भारत के बारे में पूरा डिटेल से आपको बताऊंगा मैं कैसा क्यों कह रहा हूँ कि हमारा इंडिया जुगाड़ पे कैसे है, ठीक है। तो यहाँ पर एकल नागरिकता है, इंडिया में भी एकल नागरिकता चलता है। तो हम ये नहीं बोलते कि बताओ भैया आप कहाँ के नागरिक, तो आप बोल देंगे हम तो बिहार के नागरिक हैं। तो विदेश पूछेंगे बिहार कौन है, हाँ बिहार कौन है, यूपी कौन है, पंजाब कौन है, कौन है पंजाब, तो वहाँ बोलोगे सॉरी सर इंडिया से हैं हम। बोले बेटा लाइन पे आना, तो ऐसे बोलना बिहार के हैं हम, बताओ नहीं। तो एकल नागरिकता क्या साथियों, देखो यार बिहार वाले बुरा मत मानना, सबके लिए मैं बोल रहा हूँ। आप किसी भी राज्य का नाम लोगे यार, यही रिस्पॉन्स आने वाला विदेशों में। आप जाके बोलो भाई कहाँ से आए हो, बोले पंजाब से आए हैं। ये पंजाब क्या होता है भाई, बताओ यार देश का नाम, इंडिया से आए हैं पहले ये बताओ, नहीं तो सीधा अपने गाँव का ही नाम बता रहे हो। तुम्हारा गाँव का नाम क्या वर्ल्ड रिकॉर्ड में है कोई। तो एकल नागरिकता रखते हैं मीन्स हम एक देश को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आपसे पूछा आप किस देश के नागरिक हो, तो आपको अपना देश बताना होगा, मीन्स भारत के हम नागरिक हैं, ये नहीं अपने राज्य का नाम बता दो। तो यहाँ पर एकता की भावना प्रबल होती है दोस्तों। अगर सब लोग हम बोले, जैसे अगर यहाँ पर मैं क्या बोलता हूँ दोस्तों, हम लोग हो सकता है यूपी के हो, बिहार के हो, पंजाब के हो, महाराष्ट्र के हो, कर्नाटक हो, तमिलनाडु, कुछ भी हो साथियों, हम कुछ भी हों, लेकिन अंततः फाइनली हम एक ही देश के, हमारा देश एक ही है, वो है इंडिया, वो है भारत साथियों। अगर भारत है साथियों तो हम हैं, एक नाम है साथियों। अगर आपको एक नाम की पहचान मिलती है दोस्तों, तो ये बहुत बड़ी बात है। और भारत कोई मजाक देश नहीं है, ठीक है। अपने बात पे, अपने देश पे गर्व करो साथियों, क्योंकि हमारी इकॉनमी 2027 तक साथियों वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकॉनमी बन जाएगी, ठीक है। तो यार सारी चीज़ें गर्व करने की बात हैं, बहुत सी चीज़ें हमारे देश में जो गर्व करने की बात हैं, ठीक है। तो वो सब चीज़ों पर मत ये करो। तो एकल नागरिकता क्या है साथियों, एकता की भावना प्रबल होती है, इसमें एकता की भावना ज़्यादा हो जाती है दोस्तों। अगर हम कहें भारत के हैं, हम भारतवासी हैं, हम भारतीय हैं, तो अगर सब लोग ऐसा बोले हम भारतीय हैं, तो इसमें देख रहे हो कितना एकता दिख रही है। अगर सिर्फ कोई बोले मैं बिहारी हूँ, कोई या यूपी वाला भैया हूँ, कोई या पंजाबी हूँ, कोई है नड़ा तेड़ा बोले तमिल हूँ, तो यार इसमें देख रहे हो कितनी ज़्यादा डाइवर्सिफाई हो रहा है, पता ही नहीं चल रहा है कौन किस देश का है, ठीक है। तो क्या बोलते हैं, जब एकल नागरिकता का सिस्टम होता है तो वहाँ की एकता की भावना प्रबल हो जाती है, तीव्र हो जाती है, वहाँ पर एकता ज़्यादा दिखाई देती है साथियों। तो ठीक है, अब हम देखते हैं, हम इसके लाभ देख चुके हैं, अब हम इसके कमियों को देखते हैं साथियों, ठीक है। अब कमियाँ देखो साथियों क्या है। पहला, जैसे कि यहाँ पर पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं हो पाता,
यही तो कमी है ना भाई। जब यार गवर्नमेंट अगर एक ही है, मान लो जैसे इंडिया की मैं बात करूँ, ठीक है, अगर मान लो इंडिया की मैं बात करूँ, अगर मान लो सिर्फ एक ही केंद्र होता है, यहाँ पे केंद्रीय सरकार है, राज्यों में सरकार नहीं है। अब यार केंद्र में लगभग देख रहे होंगे जो पीएम बनता है वो ज़्यादा करके उत्तर भारत से या हमारे महाराष्ट्र गुजरात इतने ही चीज़ों को लेकर बनता है केंद्र में पीएम। अब बार बार पीएम यहीं से बन रहा है, सारे कानून नीतियाँ वो अपने ढंग से संचालित कर रहा है साथियों, ठीक है। जब सारे कानून वो अपने ढंग से बना रहा है, क्या वो साउथ वालों के लिए सही होगा? क्या वो नॉर्थ ईस्ट वालों के लिए सही होगा? नहीं होगा। वो सबके लिए कानून नहीं मतलब फिट होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाई है, कल्चरल डाइवर्सिफिकेशन यहाँ पर ज़्यादा है। हमारे यहाँ सांस्कृतिक भिन्नता ज़्यादा है, लोगों के कल्चर अलग अलग हैं। पंजाबियों का कल्चर अलग है, नॉर्थ ईस्ट का अलग है साथियों, यहाँ पर दक्षिण भारतीयों का अलग है। वहाँ देखेंगे, उधर देखेंगे तो महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, गोवा हो गया, इन सारे स्टेट्स का कल्चर कुछ अलग ही है। जब यार इतने ज़्यादा कल्चर हैं तो एक रूल सबको कैसे सेटिस्फाइज कर देगा? तो ठीक है, तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, पर्याप्त प्रतिनिधित्व तो नहीं मिल पाएगा, क्योंकि हमेशा उत्तर भारतीय ही बन जाएंगे पीएम। अगर मैं पीएम हूँ तो मैं मंत्री कैसे रखूँ बताइए? मैं तो मंत्री अपने हिसाब से ही रखूँगा। मैं क्यों रखूँ दक्षिण भारतीय से भाई? मतलब यहाँ पर मैं भड़का नहीं रहा हूँ, ठीक है, बात एक बता रहा हूँ मैं दक्षिण भारत से या पंजाब से या नॉर्थ ईस्ट से मैं क्यों रखूँगा? जब मेरा काम इतने में ही चल जा रहा है, उत्तर भारत से इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, चल जा रहा है, तो मैं रख नहीं रहा हूँ सारे को। लेकिन अगर दोस्तों जब राज्य का कॉन्सेप्ट आ जाता है तो सीएम तो हर राज्य में बनाना ही पड़ेगा ना आपको। तो इसलिए दोस्तों भारत ये फॉलो करता है, ये एक बेहतर रणनीति है हमारे लिए कि हमारे पास भैया कल्चरल डाइवर्सिटी ज़्यादा है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, क्षेत्रफल ज़्यादा है, तो हमें तो यहाँ पर फेडरल गवर्नमेंट रखनी होगी। तो यहाँ पर क्या साथियों, पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाता, मीन्स सबको यार मौका नहीं मिल पाता संसद में जाके बोलने का। अगर ये चीज़ें एकल गवर्नमेंट रहती, मीन्स यूनिटरी गवर्नमेंट रहती है, एकात्मक सरकार अगर रहेगी तो सबको वहाँ पर प्रतिनिधित्व तो नहीं मिल पाएगा अपनी बात को रखने का या अपने हिसाब से कानून बनवाने का, ठीक है। और दूसरी कमी क्या है दोस्तों, बड़े देशों में सफल नहीं है। मैंने अभी बताया बड़े देशों में क्यों सफल नहीं, क्योंकि यहाँ पर सांस्कृतिक विभिन्नता है भाई। बड़े देशों में कैसे सफल होगी, मैंने अभी आपको बताया, तो ये बड़े देशों में सफल नहीं है। और तीसरी है गवर्नमेंट तानाशाह हो जाती है, वो तो मैं पहले ही बताया आपको। अगर किसी भी व्यक्ति को सारी शक्तियाँ एक ही व्यक्ति को दे दो तो तानाशाह हो ही जाएंगे। घरों में गार्जियन अक्सर कैसे होते हैं, ऐसे ही होते हैं। अगर गार्जियन समझदार ना हो और सारी शक्ति उसको दे दो, फिर देखो भाई उनकी तानाशाही, हर चीज़ में टांग अड़ाए फड़े, क्योंकि वहाँ पर उनकी भाई इज्जत जा रही है, उनकी पगड़ी गिर रही है, तमाम चीज़ें करके आपको फंसा के ही मानेंगे लास्ट में। आपको न तो अपने मन का कैरियर चुनने देंगे, न तो अपने मन की शादी करने देंगे, न तो कोई अपने मन का काम करने देंगे। आप जो करो उनके पहले उनसे पूछो कि उनकी पगड़ी कहाँ पर उठ रही, कहाँ पर गिर रही है, पहले उनसे परमिशन लो भैया, पूछ लो ठीक से, फिर चल के करो। जब इतना ज़्यादा दब गए ना आप, फिर समझ लो कहाँ तक जाओगे, फिर वही खच्चरों की तरह ढो परमिशंस को ढो, कभी जीजा का परमिशन, फूफा का परमिशन, हाँ, ताऊ का परमिशन, बब्बू का परमिशन, दादा का परमिशन, दादी की परमिशन, हो गए परमिशन मास्टर आप। चौथा है निर्णय तथा नीतियाँ सबको संतुष्ट नहीं कर सकते। ये भी मैंने साथियों को समझाया कैसे नहीं कर सकते। जब यहाँ पर कल्चरल डाइवर्सिटी है, इतने ज़्यादा राज्य हैं, इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, वो भी अलग अलग टाइप के लोग हैं, तो एक निर्णय एक ही प्रकार के नियम से सब लोग संतुष्ट कैसे हो जाएंगे साथियों। तो चलिए दोस्तों, इसके बाद हम देखेंगे फिर क्या है हमारी नेक्स्ट, हम देखेंगे एकात्मक देश को, अब हम फेडरल को देखेंगे साथियों। तो चलिए साथियों, हम इसके बाद देखेंगे हम एकात्मक देश को, अब हम देखेंगे फेडरल गवर्नमेंट मीन्स संघात्मक सरकार क्या होती है। सबसे पहले जैसे उसमें हमने देखा था सारी चीज़ें स्टेप वाइज हम इसमें भी देखेंगे, इसकी विशेषताएं क्या होती हैं, इसके लाभ क्या होते हैं और इसकी कमियां क्या होती हैं। तो सबसे पहले साथियों हम क्या करेंगे, इसके विशेषताओं को देखेंगे। तो पहली विशेषता इसकी है, मुख्यतः दो प्रकार की गवर्नमेंट होती है। यहाँ पर दो प्रकार की गवर्नमेंट होती है दोस्तों। वहाँ पर क्या बोला था मैंने, सिर्फ केंद्र एग्जिस्ट करती है, लेकिन यहाँ पर साथियों दो प्रकार की गवर्नमेंट होती है आपकी, वो है एक केंद्र और एक है राज्य। आप सोच रहे होंगे मैंने ये क्या बीच में लिखा है, ठीक है, ये है सह अस्तित्व। सह अस्तित्व क्या होता है साथियों, को एग्जिस्टेंस। पर बोलेंगे सर थोड़ा सही से बताओ, हैं घुमा रहे हो, ज्ञान मार रहे हो, अच्छा रुको यार, ठीक है सही से बताता हूँ। सह अस्तित्व क्या होता है, केंद्र और राज्य
कोएग्जिस्टेंस सहअस्तित्व मतलब दोस्तों जब मैं आपके ऊपर निर्भर हूँ और आप मेरे ऊपर निर्भर हूँ, ठीक है, इसे बोलते हैं सहअस्तित्व, कोएग्जिस्टेंस दोस्तों। ऐसे जब मैं दोस्तों इन्वायरमेंट आपको पढ़ाऊँगा तो वहाँ पर दोस्तों एल्गी का और दोस्तों ऐसे ही आपका वो फंगी एल्गी उनके भी बीच में आपको एक कोएग्जिस्टेंस बताओगे, उसमें ज़्यादा मज़ा आएगा आपको। यहाँ पर दोस्तों साथियों कोएग्जिस्टेंस मतलब आप समझ गए होंगे, जब कोई मैं आपके ऊपर निर्भर रहूँ और आप मेरे ऊपर, तो इसे बोलते हैं कोएग्जिस्टेंस। मीन्स सहअस्तित्व मीन्स हमारे साथ आपका अस्तित्व है, मेरे साथ आपका अस्तित्व है और मेरा आपके साथ अस्तित्व है, ठीक है। अगर आप ख़त्म कर दिए मुझे तो आप भी ख़त्म हो जाएंगे। जैसे हम लोग जैसे अगर मान लो दोस्तों पेड़ हैं, ठीक है, पेड़ हैं, वृक्ष हैं और हम लोग हैं। हम लोग क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, तो पेड़ क्या करते हैं, उसको ऑब्जर्व करते हैं, मतलब खुद लेते हैं, और वो लोग ऑक्सीजन निकालते हैं तो हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं। तो इस प्रकार से क्या हुआ दोस्तों, हम लोग एक दूसरे के ऊपर क्या है, निर्भर। अगर साथियों एक बार कल्पना कर लो, अगर मान लो धरती पे जितने वृक्ष हैं सबको काट दिया जाए, बताओ मनुष्य कितनी देर तक जिंदा रह लेगा, ऑक्सीजन उसको कहाँ से मिलेगा फिर। तो ऑक्सीजन भैया एकदम से ख़त्म हो जाएगी और आप उस 1-2 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा जी पाएंगे, इसके बाद आपकी भी कहानी ख़त्म हो जाएगी। तो इसे बोलते हैं कोएग्जिस्टेंस। अगर आपका अस्तित्व आप हमारा अस्तित्व बनाए रहेंगे तो हम आपका अस्तित्व बनाए रहेंगे। तो मतलब केंद्र और राज्य एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं, ठीक है। अब दूसरी बात इसकी क्या है, केंद्र एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का बंटवारा होता है, ठीक है। तो क्या है, केंद्र एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का बंटवारा होता है साथियों। मीन्स हम लोग शक्तियाँ बांट देंगे। जैसे हमारे यहाँ तो क्या है, 3 सूचियाँ हमने बना रखी हैं, केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। केंद्र सूची में सिर्फ केंद्र ही कानून बनाएगी, राज्य सूची पे सिर्फ राज्य ही कानून बनाएगा और समवर्ती सूची पे दोनों ही कानून बनाएंगे साथियों। अब तीसरा हमने अगर देखें तो लिखित संविधान होना चाहिए। सही बात है, मीन्स होना चाहिए, होगा ही नहीं, ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन होना चाहिए। होने से क्या होगा दोस्तों, फ़ायदा होगा। क्या फ़ायदा होगा, अगर मान लो बहुत ज़्यादा कल्चरल डाइवर्सिफिकेशन है हमारे यहाँ, बहुत ज़्यादा सांस्कृतिक भिन्नताएं हैं, बहुत ही टाइप के लोग यहाँ पर हैं, ठीक है, मैंने जैसे पीछे आपको बताया। तो क्या होगा, अगर हम उसको कानून को लिख के नहीं रखेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत एक से ज़्यादा लेवल पर गवर्नमेंट है, शक्तियाँ सब बटी हुई हैं, जब सारी चीज़ें लिख देंगे एक जगह पे तो हमें क्लियर रहेगा कि हमने उसमें क्या क्या लिखा था। तो भैया जब बड़ा देश रहेगा, ज़्यादा पॉपुलेशन रहेगी, ज़्यादा भिन्नताएँ हैं, तो हम लिख देंगे तो उसको ठीक रहेगा, ताकि भुलाए ना और चीज़ें एक जगह पर सुरक्षित रहें। क्योंकि अगर एक कानून मिस्टेक से कुछ हो गया दोस्तों, गलती हो गई, तो बहुत से लोगों को भुगतना पड़ेगा, बहुत से लोग नाराज़ हो जाएंगे, दंगे होंगे, फसाद होंगे, हमारी कानून व्यवस्था गड़बड़ हो जाएगी साथियों। तो इससे क्या होगा, हमारे पास एक लिखित संविधान होना चाहिए, मीन्स जो फेडरल गवर्नमेंट रखते हैं। अब चौथी बात, यहाँ पर कठोर संविधान होना चाहिए। इसका क्या मतलब होगा, अब बताओ कठोर संविधान में क्या होगा। मैंने इसका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से पीछे बताया पिछले वाली वीडियो में, इसलिए बोलता हूँ इन सारी वीडियो को देखिए, इससे पहले उन सारी वीडियो को देख के आइए, क्योंकि मैं यहाँ पर बार बार वही सब चीज़ें बताऊँगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी भैया, और मैं नहीं करने वाला हूँ, ठीक है, सीधी सी बात है। वहाँ जब पढ़ाऊँ तो उसको देखिए, यहाँ पर ओवर स्मार्ट मत बनिए, डायरेक्ट यही आके उखाड़ देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कठोर संविधान होना चाहिए साथियों। कठोर संविधान होने से क्या फ़ायदा है, जब बार बार संविधान संशोधन नहीं कर पाएंगे, ठीक है, पता लगा आप हमेशा कुछ, मान लो पीएम को गुस्सा आ गया, अरे बोलते चलो और नया संविधान लिखेंगे यार, ठीक है, मज़ा नहीं आ रहा है इसमें, ये कानून मज़ा नहीं आ रहा मुझे, उसमें मज़ा नहीं आ रहा है, तो उनके मज़े की बात हो गई भैया। मुझे लोगों के हितों से मतलब नहीं है, मुझे तो बस मज़ा लेना है। अगर इस प्रकार की भावनाएं अंदर आ जाएं तो क्या होगा, संविधान को मजाक बनता रहेगा बार बार। अगर हम संविधान को कठोर कर दे साथियों तो उसे बार बार चेंज नहीं कर पाएंगे। चेंज करना होगा तो सारे राज्यों की सहमति चाहिए, लोकसभा की सहमति चाहिए, राज्यसभा की सहमति चाहिए, राष्ट्रपति की सहमति चाहिए। जो सारी सहमतियाँ मिलेंगी तब जाके संविधान चेंज होगा। तो क्या होगा, संविधान का चेंज होना धीरे धीरे रहेगा तो ठीक रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, संविधान कठोर होना चाहिए ताकि क्या है, उसकी संघात्मकता बनी रही। और पांचवा है, पृथक एवं स्वतंत्र न्यायपालिका होनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर भिन्नताएं बहुत ज़्यादा है, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो वहाँ पर झगड़े बहुत ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो क्या होगा, एक अगर हम स्वतंत्र न्यायपालिका होगी,
एक अलग से स्वतंत्र न्यायपालिका होगी जिसमें बार बार गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करेगी। तो क्या है, वो एक अच्छा निर्णय दे पाएगी, जल्दी जल्दी निर्णय कर पाएगी। अगर हमेशा गवर्नमेंट ही बीच में उंगली कर देगी, जज साहब इधर आओ भैया, ज़्यादा चर्बी हो गई है, हाँ बहुत न्याय के पड़ी है, निकाल दें, कर दे न्याय आज तुम्हारा। अरे बोलो सामने ही नहीं, खाने दो बच्चे मर जाएँ साहब भूख से। हाँ, जब इस प्रकार की, जब अपने अंदर क्या है, जब इस प्रकार का जज अगर डरता रहेगा, वो कौन सा न्याय करेगा भैया। सबसे पहले फ़ोन लगाए, अरे प्रधानमंत्री साहब बताइए, तो आप तो जो है फैसला देना सा कर दें। बोलो ज़्यादा जल्दी पड़ी तुमको, हैं ज़्यादा जल्दी पड़ी, भेज दे ऊपर, हैं भेजे। अरे नहीं, तो मजाक कर रहे थे, जो है जैसे बोले वैसे होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस प्रकार का माहौल जब बन गया साथियों देश में, वहाँ पर हो गया न्याय व्यवस्था, वहाँ पर तानाशाही फिर कोई रोक नहीं पाएगा। जैसे कि ब्रिटेन में साथियों मैंने क्या बोला था, वहाँ पर जो संसद ने पास कर दिया दोस्तों, फिर न्यायपालिका उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकती, उसे बदल नहीं सकती। वो संविधान मतलब वो कानून कितना भी रिजिड क्यों ना हो, कितना भी इंसानियत को हद को पार कर गया, वहाँ पर मान लो मैंने बताया था ना, जैसे कि अगर मान लो वहाँ पर संसद कानून ने ये पास कर दिया कि अगर कोई व्यक्ति छींकता है उसे फांसी चढ़ा दो, मान लो ऐसा कानून आ गया कि अगर कोई व्यक्ति ब्रिटेन में छींकता है उसे फांसी पे चढ़ा दो, तो वहाँ की न्यायपालिका एक बार ये भी नहीं बोली गवर्नमेंट से कि यार ये तो मतलब इंसानियत की हद हो गई। और मान लो वहाँ की संसद ये बोल दे कि जो छींकता है उसे फांसी चढ़ा दो, और अगर MP MLA छींके तो कोई बात नहीं। तो न्यायपालिका बोली तो मेरा भी जोड़ लिए होते इसमें जो है, हाँ हम लोग कहीं चल बे जज तेरा भी जोड़ लेते हैं, चलो भाई जज भी छींकेगा तो कोई बात नहीं, जज का काम हो गया, संसद का काम हो गया, बस ख़त्म हो गई गवर्नमेंट। तो क्या करेगा न्यायपालिका, वहाँ उसको हाँ करना ही है, जो चीज़ें संसद बना के लाएगी वहाँ की न्यायपालिका उसको हाँ करके पास करेगी भैया। वहाँ पर देखेंगे, हाँ सिर्फ ये देखेंगे कि भैया संसद वाले ने बोला था कि रस्सी जो फांसी में लटकाया जाएगा वो बरगद के पीपल पे लटकाएंगे, तुम लोग नीम के पीपल पे नहीं लटका सकते। वहाँ की न्यायपालिका सिर्फ ये देखती है कि संसद ने किस पेड़ पर लटकाने के लिए कहा था। मान लो संसद ने बोला कि इसको 10 मीटर की रस्सी लगी किसी को लटकाने के लिए फांसी में, और उसे बरगद के पेड़ पे लटकाया जाएगा, तो अब न्यायपालिका सिर्फ वहाँ की ये देखिए कि सारे प्रोसीजर्स फॉलो किए जा रहे हैं सही से कि नहीं। हाँ भैया बरगद के पेड़ में लटकाया जा रहा है कि नहीं, 10 मीटर की रस्सी लाई गई है कि नहीं, नहीं तो अन्याय हो जाएगा। सिर्फ बता रहे हैं भैया, अन्याय हो जाएगा। तो ऐसी न्यायपालिका वहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो, एक पृथक स्वतंत्र न्यायपालिका जो बिल्कुल अपने आप में एक स्ट्रिक्ट हो, जो सारे फैसले बिना गवर्नमेंट से डरे और ताबड़तोड़ कर सके, ऐसी न्यायपालिका की ज़रूरत होती है हमारे फेडरल गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर में, ठीक है। और छठी है, संसद में 2 सदन होने चाहिए, एक राज्यसभा और एक लोकसभा। ये राज्यसभा क्या होती है साथियों, लोकसभा तो मान लो सब लोग संसद बनते हैं, आप लोग जानते हैं, फिर ये राज्यसभा क्यों जरूरी थी यार, लोकसभा से काम क्यों नहीं चलाते लोग। मन में कभी क्वेश्चन तो आता होगा। मान लो इस सब चीज़ें तो मैं सेशन बाद में बहुत डिटेल से करूँगा, लेकिन यहाँ पर थोड़ा समझाता हूँ मैं आपको राज्यसभा का क्या आवश्यकता होती है हमारे सदन में। अगर मान लो हमने क्या बोला है, यहाँ पर मुख्यतः 2 प्रकार की गवर्नमेंट है, केंद्र और राज्य। तो राज्यों में भी गवर्नमेंट है, केंद्र में गवर्नमेंट है। तो भैया संसद में अगर इन दोनों की भागीदारी चाहिए, मतलब राज्य बोले यार मतलब केंद्र में हमारा भी थोड़ा कुछ हिस्सा हो, हम ऐसे ही राज्य हैं, बस राज्य हैं, हमको भी तो कुछ दो वहाँ पर। तो बोले संसद वाले बोलते हैं भाई चलो ठीक है, आपके लिए हम राज्यसभा बना देते हैं और अपने लिए हम लोकसभा बना देते हैं। हमारे जो मंत्री होंगे वो लोकसभा से होंगे और जो राज्यों से चुन के आएंगे वो राज्यसभा में जाएंगे। हो गई। और जबकि ये बड़ी सभा होती है और ये छोटी सभा होती है, इसका विघटन नहीं कर सकते, इसका विघटन नहीं हो सकता। हर 3 साल पर इसका विघटन होता है, लेकिन इसका विघटन कभी भी हो सकता है। नॉर्मली तो 5 साल बाद होगा ही, लेकिन बीच में कभी भी हो सकता है। लेकिन बीच में इसका विघटन नहीं कर सकते क्योंकि ये राज्यों से चुन कर आए हैं। ये मतलब ये PM के हाथ में नहीं है भैया, ठीक है, ये PM के हाथ में नहीं रहती राज्यसभा। इसके बारे में तो हम आगे बहुत डिटेल से करेंगे। यहाँ पर बस इतना है। तो क्या है, 5वीं 6वीं क्वालिटी क्या है, संसद में 2 सदन होने चाहिए। क्यों होना चाहिए, ताकि राज्यों को भी भागीदारी सही से मिल पाए, इसलिए इसका नाम राज्यसभा यानी राज्य की सभाएं यहाँ पर आयोजित होती हैं। यानी राज्य भी अपना भागीदारी, अपना कंट्रीब्यूशन, पार्टिसिपेशन दे सके, इसलिए राज्यसभा का कॉन्सेप्ट होना ज़रूरी रहता है इसमें। और यहाँ पर लोकसभा का आप सोच रहे होंगे ब्रिटेन में तो भैया एक ही मतलब 2 वहाँ पर ही, वहाँ पर फिर राज्यसभा की क्या ज़रूरत है। तो वहाँ पर कुछ सामंत टाइप के लोग हैं,
पादरी टाइप की इन्हें बोलते हैं, मतलब जो चर्च में बहुत ऊंचे ऊंचे पदों पर होते हैं। तो उन्होंने बोला हम लोग भी क्यों ना थोड़ा पॉलिटिक्स खेलें। पॉलिटिक्स खेलने में मज़ा तो आता ही ना भाई, पावर किसको नहीं चाहिए। तो लोग बोले यार जो है पादरी हैं तो भगवान अगर गुस्सा हो गया तो हाँ फिर ब्रिटेन उड़ जाएगा समझ लो, क्योंकि ना तो पावर सब रख लो, कुछ नहीं होता उससे। एक बार गॉड हम लोग खुश करते हैं यहाँ पर मेहनत करके दिन रात, तो गॉड जब खुश करते हैं, जब हम लोग खुश रहेंगे तभी तो गॉड खुश होंगे भाई। तो वहाँ के प्रधानमंत्री मतलब निचली सदन बोले हाँ नहीं सही बोल रहे पादरी साहब, आइए स्वागत है आपका, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया। और यार ज़रूरी नहीं है कि मतलब जो भी एकात्मक गवर्नमेंट है, मैंने पीछे बताया कि वहाँ पर मतलब संसद में एक ही सदन होगा, हो सकता है उनकी मर्जी एक सदन करे, दो करे, 3 कर दे भाई, कौन रोकता है उन्हें। तो चलिए अब इसके हम लाभ देखते हैं। लाभ में क्या साथियों, अधिक प्रतिनिधित्व। अधिक प्रतिनिधित्व कैसे, मतलब अब यार जब इतने जब शक्तियाँ क्या हैं बढ़ जा रही हैं, और क्या है अब कोई भी आदमी इलेक्शन खड़ा हो रहा है, हर राज्यों के अपने सीएम हैं, हर गांव का अपना प्रधान है, हर जिले का अपना जिला पंचायत है ना, हर ब्लॉक का अपना वो है। तो यहाँ पर क्या है अधिक प्रतिनिधि सब इसमें कुछ न कुछ बन जाते हैं, छोटे मोटे लेवल पर, बड़े लेवल पर। तो यहाँ पर सबको अपना प्रतिनिधित्व मिल जाता है, अपने मनपसंद चुनाव मतलब अपना मनपसंद नेता मिल जाता है। अब जैसे साउथ में यहाँ से कोई जाएगा तो इलेक्शन जीत पाएगा, नहीं जीत पाएगा ना। और मान लो यहाँ पर जाके वहाँ पर शासन चलाओ, सिर्फ केंद्र बोलो हम पीएम हैं, और पीएम जाके साउथ में चलाए, वहाँ सिर्फ ऑर्डर भेजे, उसको वहाँ की संस्कृति पता ही नहीं, लोग उससे खुश नहीं रहेंगे भाई। मजबूरी माने अलग बात है, अंदर से दिल से तो खुश नहीं रहेंगे, लेकिन अगर वो अपने लोगों के साथ जब अटैच होंगे, जब उनके लोग वहाँ पर चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे, तो उनकी लेवल संतुष्टि का लेवल एक अलग ही लेवल पर होगा, क्योंकि वो अपने जाने पहचाने लोग हैं। तो यहाँ पर क्या है सबको प्रतिनिधित्व मिल पाता है, ठीक है। तो इससे क्या है दोस्तों, क्षेत्रीय संतुष्टि ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि लोग अपने ही नेता खड़े हो जिन्हें वो जानते पहचानते हैं, उनकी लैंग्वेज उनकी संस्कृति को भली बात समझते हैं, उनके साथ बचपन से रहे हैं। तो क्या है क्षेत्रीय संतुष्टि इससे ज़्यादा होती है दोस्तों। और तीसरी है उस क्षेत्र की संस्कृति के आधार पर कानून बन जाएगा। अगर मैं मान लो मैं यूपी का सीएम बन गया, ठीक है, अगर मैं मान लो यूपी का सीएम हूँ, तो भैया यहाँ पर क्या है इंटरनेशनल लिट्टी चोखा जे खैले से न पैलेस धोखा यूपी और बिहार में। तो क्या है मैं लिट्टी चोखा का बढ़िया से ख्याल रखूँगा कि भैया लिट्टी चोखा कभी भी बैन न किया जाए। मान लो लिट्टी चोखा टैक्स फ्री कर देता हूँ, तो मैं यहाँ का कल्चर ठीक से समझ रहा हूँ। अब यार वहीं क्या करेंगे, अब रिंकिया के पापा की तरह ही हंस दिल रिंकिया के पापा, तो ही हंसने से कुछ होगा नहीं, ठीक है। तो क्या होगा जब रिंकी पापा ही हंसेंगे तो क्षेत्रीय संतुष्टि बढ़ जाएगी, क्योंकि इनको क्षेत्र के लोग जानते हैं जहाँ पर जाएंगे इनके। तो इससे क्या होगा दोस्तों, इनकी संस्कृति के आधार पर कानून बनेंगे, क्योंकि वहाँ पर अगर मैं सीएम हूँ तो मैं अपने हिसाब से कानून बनाऊंगा। मैं अपने जनता के कल्चर को जानता हूँ, उनकी संस्कृतियों को जानता हूँ, कैसे रहन सहन पसंद करते हैं, उस हिसाब से मैं कानून को बनाऊँगा साथियों, ठीक है। तो डी वाला हम देखते हैं मीन्स अगर हम चौथी इसकी क्वालिटी देखें, इसका लाभ क्या है दोस्तों, एडवांटेजेस क्या हैं। तो गवर्नमेंट निरंकुश नहीं हो सकती। गवर्नमेंट निरंकुश क्यों नहीं हो सकती, एक तो इसके ऊपर राज्यसभा प्रेशर बनाएगी भाई। जब संसद में राज्यसभा सिर्फ मुंह बनाने के लिए थोड़ी बैठी गई है, पकौड़ा भाई और बहनों पकौड़ा खिलाओ, हाँ इसलिए थोड़ी बैठी है। तो उनका भी कुछ काम है। अगर कोई भी संविधान में जैसे अगर इमरजेंसी मान लो आपके लगानी है आपातकाल, तो भैया इनका भी वोटिंग उतना ही मायने रखता है जितनी लोकसभा की वोटिंग मायने रखती है। यहाँ पर प्रधानमंत्री तानाशाही नहीं कर पाएगा कि जो मेरे मुंह से निकला वही संविधान, वही कानून, वही आर्डर है, भैया मानना ही पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। जब तक राज्यसभा और लोकसभा दोनों नहीं पास करेंगे साथियों कुछ नहीं होने वाला नहीं है। तो क्या होता है, गवर्नमेंट निरंकुश नहीं हो सकती, मीन्स तानाशाह नहीं हो सकती, वो उस पर अंकुश लगाने के लिए ही राज्यों का कॉन्सेप्ट लाया जाता है। अब तीसरी बात हम करते हैं, कमियां क्या क्या हैं इसमें। तो कमियां क्या है साथियों, एक तो निर्णय प्रक्रिया धीमी हो जाती है, ये पहली कमी है इसकी। यार जब इतने सारे नेता हैं पूरे देश में, राज्यसभा है, लोकसभा है, राष्ट्रपति है, ये है, फलाना है, विधायक है, संसद है, पीएम है, सीएम है ना, इतने जब सारे लेवल्स पर शक्तियाँ बटी हुई हैं, जबकि जब सबकी एक सहमति बनेगी साथियों तभी तो कोई फाइनली कानून बन पाएगा। अब जैसे अगर कानून बनाना होता है तो बिल क्या करते हैं, सबसे पहले संसद में बिल लाए, संसद में किस में, चाहे लोकसभा में लाए चाहे राज्यसभा में लाए। पहले मान लो लोकसभा में बिल आया, चलो भैया
मान लो उसमें पीएम की बहुमत थी, मान लो सत्ता पार्टी की बहुमत है अच्छी सी, बना हो गया लोकसभा में पास। अब राज्यसभा में बिल आया, अगर राज्यसभा में बिल तो तभी पास होगा जब उसके सारे स्टेट में बढ़िया से, कई स्टेट में ये केंद्र सरकार जो सत्ता में अगर वो जीती होगी तब तो जल्दी पास हो जाएगा। अगर मान लो सिर्फ वो केंद्र सरकार बनाई है, अदर राज्यों को सही से कैप्चर नहीं कर पाई है ठीक से, तो उसको वहाँ पर क्या है, रोटी बेलना पड़ेगा कुछ दिन साथियों। ठीक है, तो क्या करेंगे, वहाँ पर निर्णय प्रक्रिया धीरे धीरे, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग हो गए हैं, जब तक सब संतुष्ट नहीं होंगे निर्णय हो नहीं पाएगा, तो निर्णय प्रक्रिया क्या है, थोड़ा धीमी हो जाती है। दूसरी दोहरी नागरिकता होती है। साथियों क्या है, दोहरी नागरिकता होती है। हमारे फेडरल गवर्नमेंट सोचेंगे सर हमारे यहाँ तो, लेकिन भारत में तो एकल नागरिकता है। सही है, मैं भारत की बात कल करूँगा। हम बोले ना, हम जुगाड़ पर चलते हैं भैया, बोले ना काल बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, दोहरी नागरिकता है, मीन्स एकता कम रहेगी। दोहरी नागरिकता अगर है, जैसे मैं अमेरिका की बात कर लूँ, ये समझ लो पूरा एग्जाम्पल, इस पर कौन सा, अमेरिका फिट बैठता है। ठीक है, तो दोहरी नागरिकता कौन है दोस्तों, जैसे कि अमेरिका है। वहाँ पर क्या होता है साथी, जैसे आपको अगर कोई पूछे, जो अमेरिका का मान लो नागरिक है कोई, अगर उससे कोई पूछता है भैया बताओ मिस्टर जॉन हैरी तुम कहाँ के हो, तो बोलेगा मैं यूएसए का हूँ। सिर्फ इतना नहीं बोलेगा, मैं यूएसए का हूँ प्लस कैलिफोर्निया का भी हूँ। दो चीज़ें उसे साथ में बतानी, यूएसए में कैलिफोर्निया से, वो इससे बताएगा, क्योंकि वहाँ पर उसको दो नागरिकता मिली हुई है, एक कैलिफोर्निया स्टेट का अलग से और यूएसए का अलग से। ठीक है, तो उसे दो चीज़ यहाँ दोहरी नागरिकता उसे मिलती है। तो इससे क्या है दोस्तों, एकता हमारी कम हो जाती है। साथियों देख रहे हैं, मैं नीचे की तरफ तीर का सिंबल मारा हूँ, इसका मतलब एकता कम हो जाती है। और तीसरी सी, आपात स्थिति में दिक्कत। अगर कोई नेशनल इमरजेंसी आ गई साथियों, ठीक है, वहाँ पर आपातकाल की घोषणा करनी होगी, भैया युद्ध कर दिए लोग, चलो यार संसद फटाफट करते हैं, आप चलो परमाणु छोड़ना है। परमाणु छोड़ने से ऐसे थोड़ी कोई गया बच्चा अपना मन से, देखो उनको परमाणु छोड़ देना पड़ेंगे, दग रहा है कि नहीं दग रहा है, तुरंत छोड़ दिए, भड़ा गया, अरे हाँ चाचा दग गया, अरे ठीक है बेटा और छोड़, ठीक है ना। तो ऐसे नहीं होता है। वहाँ सबसे पहले हम क्या करते हैं, इमरजेंसी अगर कोई आती है, अगर परमाणु को छोड़ना हो साथियों, तो एक मीटिंग बाकायदा बैठती है, और इसके बाद संसद में बिल पास होगा कि हाँ भैया चलो युद्ध हो गया है, इमरजेंसी में डिक्लेयर कर देनी चाहिए, चलो बिल पास कराते हैं। विशेष बहुमत वो भी चाहिए दोस्तों, विशेष बहुमत, समझ रहे हैं आप, विशेष बहुमत मैं समझाऊंगा, बस इतना भी समझ लो, बहुत ज़्यादा बहुमत चाहिए रहता है उसमें। तो इसमें क्या होगा, आपात स्थिति निपटने में दिक्कत आई, क्योंकि विशेष बहुमत चाहिए। कुछ लोग तो इसमें नहीं रहता, नेता खड़े जाए और नहीं देते बहुमत, मतलब अपना वोटिंग नहीं करते, नहीं देंगे तुम्हारे पक्ष में वोट, उनका माने नहीं लगाएंगे, इमरजेंसी चलने दो ऐसे, ठीक है तो चल रहा है। अभी कहाँ बहुत ज़्यादा हो गया, कहाँ हमारे ऊपर बम गिर रहा है, वो तो बॉर्डर वो गिर रहा है ना, सैनिक मर रहे हैं, हमसे क्या मतलब है, नहीं लगाते हैं, कुछ देर रुको यार, अभी कुछ मरने दो, जो है थोड़ा माहौल बनने दो। माहौल बना रहे हैं, चुनाव को माहौल बनाएंगे बाद में कि हमारे 20 सैनिक मिले, उसके जब बदले में हम 2000 सैनिक लाए हैं मार के, तो 20 मारेंगे तब तो लाएंगे। तो माहौल, एक माहौल बनाते हैं पहले। अब चौथी बात करें, केंद्र राज्य संबंध उतना अच्छा, दोस्तों मैं देखिए यहाँ पर जो कट कुट मारता हूँ इसका मतलब अच्छा नहीं है। ठीक है, केंद्र राज्य संबंध तो अच्छा नहीं है, क्यों नहीं है साथियों, तो जब यहाँ पर डाइवर्सिटी ज़्यादा है, लोग अपने अपने हिसाब से चलते हैं, तो केंद्र और राज्य के कुछ न कुछ थोड़ा बहुत कॉन्फ्लिक्ट होता रहेगा। हो सकता है केंद्र कुछ ऐसे कानून बनाए जो राज्य को पसंद ना हो, उन्हें नकार दे, हो सकता है राज्य कुछ ऐसे कानून बनाए जो केंद्र को पसंद ना हो, तो केंद्र उसे खारिज कर देगा। तो दोनों में थोड़ा सी अनबन रहती है हमेशा। और पाँचवा है दोस्तों, न्यायपालिका संसद से बड़ी होगी साथियों। तो इसमें क्या है, जुडिशरी, इसमें थोड़ा सा हम थोड़ा ज़्यादा पावरफुल रखते हैं संसद से, क्यों, ताकि क्या साथियों कि चीज़ें बिगड़ ना पाएँ, क्योंकि यहाँ पर झगड़े ज़्यादा होंगे, विवाद ज़्यादा होंगे। अगर न्यायपालिका सरकार के अंडर में चलती रहेगी तो वो एक अच्छा निर्णय नहीं दे पाएगी, जैसे मैंने आपको पीछे बताया। तो यहाँ पर न्यायपालिका को थोड़ा संसद से मजबूत रखते हैं हम लोग। और यहाँ पर छठा पॉइंट है, पूरे देश में एक समान कानून नहीं होता। ठीक है, पूरे देश में एक समान कानून रहते हैं, वो तो मैं पहले बता चुका आपको। जब भाई इतनी ज़्यादा कल्चरल डाइवर्सिटी है तो एक कानून कैसे होगा, सब लोग अपने अपने हिसाब से कानून बनाते हैं, अपने क्षेत्र के हिसाब से। ठीक है, और सातवीं बात है, विदेशी नीतियाँ प्रभावित होती हैं। विदेशी नीतियाँ में जैसे दोस्तों, अगर मान लो कोई फॉरेन कंपनी है, विदेशी कंपनी है, अगर वो आती है, मान लो जैसे महाराष्ट्र में आने वाली है, ठीक है, बोली भैया हम यहाँ पर जो है तेल का रिफाइनरी लगा रहे हैं। अभी दोस्तों हाल ही में एक मामला हुआ है कि दुबई की एक रिफाइनरी थी, वहाँ लग रही थी, लोगों ने प्रदर्शन करके, पॉलिटिक्स करके कि भाई यहाँ पर्यावरण का नुकसान हो रहा है, फलाना का नुकसान हो रहा है, गैस निकल जाएगी, पता नहीं क्या क्या निकल जाएगा,
ऐसा माहौल बना बना के लोग क्या करिए, वहाँ पर एक अच्छी राजनीति चल के वहाँ पर साला कंपनी स्टार्टिंग हुई पे 5-6 साल से वही प्रोजेक्ट अटका हुआ पड़ा है। तो ये क्या है दोस्तों, हमारी उस दुबई के साथ क्या है, विदेशी नीति प्रभावित हो रही है इन सब चीज़ों से। तो विदेशी नीति क्या है दोस्ती, प्रभावित होती रहती है। और सतही चीज़ है अत्यधिक खर्चीली सरकार है साथियों। अब यार जब इतने ज़्यादा चुनाव है, गवर्नमेंट है, सारी चीज़ें हैं, तो क्या है, खर्चा तो ज़्यादा होगा ही। ठीक है, तो सारी चीज़ें हो गई दोस्तों। तो हमारे यहाँ अब दोस्तों क्या करते हैं, हम देख चुके हैं दोस्तों। एक बात और, कितने बच्चे कमेंट करते हैं सर वीडियो क्लियर नहीं आ रहा है या आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है। तो बेटा 2 काम कर लो, पहले एक तो अपने मोबाइल का वॉल्यूम फुल कर लिया करो, और दूसरी बात वीडियो मतलब यूट्यूब की वीडियो में जाके अपनी क्वालिटी को थोड़ा बढ़ा लिया करो। 720 क्वालिटी तक हमारी वीडियो सपोर्ट करती, 480 पर भी देखेंगे तो एकदम क्लियर दिखाई देगा। ठीक है, तो साथियों जय हिंद, धन्यवाद।